Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. Today we'll be covering the third module of agronomy. So let's get started with the third module. Here's the next slide, and today we'll be covering barley. Barley, Hodium vulgare, is a scientific name of barley, and chromosome number is 2n14. 14 is the chromosome number of barley, and barley is a Rabi crop. And as well as long day crop जिनको जो फोटो पीरियड होता है, लाइट पीरियड होता है, उसकी अराउंड मोर देन 14 आवर या अप टू 14 आवर तक का जो है लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए बार्ले जो है, जो इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, जो इसकी हैबिट है, इट इज एज सिमिलर टू वीट। ठीक है, जिस तरह का कल्टीवेशन, जिस तरह की प्रैक्टिसेस वीट में मैनेज की जाती हैं, वीट में मेंटेन की जाती हैं, उसी तरह की प्रैक्टिसेस जो है बार्ले के लिए भी की जाती है। देखिए बार्ले का ओरिजिन सेंटर है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इज द ओरिजिन सेंटर ऑफ बार्ले एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली ग्रामिनी फैमिली। ग्रामिनी फैमिली जो कि ग्रास फैमिली है, उसी फैमिली को ये बिलोंग करता है बार्ले, और एक जो है फील्ड क्रॉप है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नेक्स्ट टू राइस, व्हीट, मेज। राइस, व्हीट और मेज के बाद जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है दैट इज बार्ले। ठीक है, बार्ले को भी जो है एज अ फूड क्रॉप थ्रू आउट द कंट्री और एज वेल एज एट वर्ल्ड लेवल जो है बार्ले को यूज किया जाता है कंजप्शन के लिए। ठीक है, और देखिए ये क्या है, रवि सीरियल है, मैं आपको बता चुकी हूँ सीरियल क्रॉप है, रवि क्रॉप है। रवि क्रॉप मतलब ये जो है अक्टूबर में शो की जाती है, अक्टूबर नवंबर के बीच में शो की जाती है एज वीट भी जो है रवि क्रॉप है और लॉन्ग डे क्रॉप है। ठीक है, और बार्ले का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट बार्ले जो है कंपेरेटिवली अदर क्रॉप जो है सॉल्ट्स को टॉलरेट कर लेती है। जो वैरायटी ऑफ सॉइल होती है, लाइक एल्कलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, सॉल्टी सॉइल है, अगर सॉल्ट का जो अमाउंट है सॉइल में ज़्यादा है, ये जो है विथस्टैंड कर लेती है सॉल्ट कंडीशन को। ठीक है, फ्रॉस्ट के लिए ये सेंसिटिव होती है, फ्रॉस्ट और हेल स्टॉर्म के लिए जो है बार्ले सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर आप जो है क्वेश्चन जो है रेज होते हैं रिगार्डिंग हाई टॉलरेंट क्रॉप फॉर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो बार्ले भी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में आती है। बार्ले का नाम जो है सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में आता है और इट इज़ हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। बार्ले इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार्ले के रिगार्डिंग। ये इसके रिगार्डिंग जो है इस तरह से क्वेश्चन रेज होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। जो सॉल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं बार्ले के, वो यूजुअली जो है एग्जाम में रेज होते हैं। ठीक है, और देखिए जो बार्ले होता है, बार्ले के फ्लोर में ग्लूटेन नहीं होता है। जिस तरह से वीट में जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन होता है, लेकिन बार्ले के फ्लोर में ग्लूटेन नहीं होता है। इसीलिए सेमी एरिड एरियाज में जो है बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है बार्ले फ्लोर को। जो कूलर एरियाज होते हैं, सेमी एरिड एरियाज होते हैं, वहाँ पे बार्ले को जो है, बार्ले का जो फ्लोर होता है उसे यूज़ किया जाता है, और ग्लूटेन फ्री होने के कारण भी जो है इसे प्रेफर किया जाता है। देखिए जहाँ पे जो है बार्ले उन प्लेसेस में मोस्टली जो है ग्रो किया जाता है जहाँ पे वीट जो है फार्मर्स ग्रो नहीं कर पाते, या वीट जो है वहाँ पे जो है उसकी जो ईल्ड है वो फार्मर को जो आउटपुट है वो सही नहीं मिल पाता, वहाँ पे उसे जो है वीट को रिप्लेस किया जाता है बार्ले से फॉर कंजप्शन एज वेल एज फॉर द कमर्शियल यूज़। क्योंकि बार्ले का जो है कमर्शियली यूज होता है बेवरेजेस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसके लिए जो है बार्ले को ग्रो किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। अब देखिए जो बार्ले होता है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये देखिए ये हार्डी क्रॉप इसे कहा जाता है ड्यू टू हार्डी प्रॉपर्टीज लाइक विद स्टैंड द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइक वेरिड टोपोग्राफी में जो है बार्ले ग्रो होता है, और रेनफेड एज वेल एज इरिगेटेड दोनों ही कंडीशन में बार्ले को ग्रो किया जा सकता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण बार्ले को जो है वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है ग्रो किया जाता है, और इसकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है कंपैरिजन टू अदर सीरियल क्रॉप्स वो ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो और देखिए सॉल्ट सॉइल का मैं आपको बता चुकी हूँ, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को जो है टॉलरेट कर लेता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉप्स होती हैं, वो जो है अपनी ईल्ड को डिक्रीज कर देती हैं, या जो प्लांट है वो एबनॉर्मल सिम्टम शो करने लगता है, या जो है विदर हो जाता है, वहाँ पर बार्ले जो है विथस्टैंड करता है सॉल्ट्स कंडीशन में भी। तो दैट इज़ वेरी बिग पॉइंट रिगार्डिंग बार्ले। तो ये सारी जो है स्पेसिफिकेशन है बार्ले की। अब चलिए बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए जो बार्ले है ये बेसिकली जो है, देखिए फ्लोर इसका यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया सेमी एरिड और कूलर रीजन में जो है प्रेफर किया जाता है, और उन एरियाज़ में जहाँ पे वीट को ग्रो नहीं किया जा सकता, फार्मर्स जो है उस एरियाज़ में बार्ले को ग्रो करते हैं। अदर जो इसके इम्पॉर्टेंट हैं, देखिए ये ब्रेवेजेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसके जो फार्मास्यूटिकल यूज़ हैं, देखिए बॉर्नवीटा जो प्रिपेयर किया जाता है, हॉर्लिक्स, देखिए जो ये चिल्ड्रंस के लिए बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें जो है बार्ले का यूज़ किया जाता है। और देखिए माल्ट के लिए, माल्ट पर्पस के लिए माल्टिंग माल्ट जो है इस पर प्रिपेयर किया जाता है, ये अल्कोहल इंडस्ट्री में जो है यूज़ किया जाता है। और देखिए चॉकलेट्स प्रिपेयर करने के लिए बियर, विस्की और ब्रांडी, ये सारे जो हैं ये अल्कोहल्स जो हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली बेवरेजेस में जो है ये वाइड रेंज में यूज़ होता है, तो इसका कमर्शियल यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके कुछ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसलिए जो है इन्हें इसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच एज ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो कि जिसका जो लेवल है अगर बॉडी में बढ़ने लगता है, तो बहुत सारी जो है हार्मफुल जो डिजीज़ होती हैं, हार्मफुल जो हार्मफुल्स होते हैं बॉडी के लिए, वो चीज़ें जो हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इज़ अ बैड साइन। तो पार्ले क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लीवर में कम करता है, या बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है तो उसे कम करता है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बाद जो बार्ले है वो कैटल फीड के लिए और हॉर्स फीड के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। तो देखिए बार्ले के जो हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं कमर्शियल लेवल पे ओन कंजप्शन के लिए, एज वेल एज इन बेवरेजेस इंडस्ट्री और pharmaceutical industry. So this is all about the economic importance of barley. Now we'll move to next slide. Here's the next slide, and in next slide we'll be covering the grain contents. बार्ले में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि बार्ले जो है वो न्यूट्रिशियस क्रॉप है, रिच होती है न्यूट्रिशन में, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर बॉर्नवीटा। देखिए बॉर्नवीटा जो कि एक किड्स के लिए जो ब्रेवेजेस तैयार किए जाते हैं एक ग्रोइंग एज के लिए, फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स, बार्ले, तो बिस्किट्स जो होते हैं इन सब में जो है ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर, इसमें जो है फाइबर का अमाउंट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और देखिए 12.5% जो है इसमें मॉइस्चर होता है, एंड 11.5% जो है प्रोटीन है। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में जो है सेल्स को बिल्डअप करता है। तो एक ग्रोइंग एज में जो है अगर ये बॉडी को मिलता है तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, और जो है उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स प्रोटीन को कहा जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक ग्रोइंग एज में जो है इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी जो है एनर्जी का सोर्स होता है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए फैट 1.3% है और क्रूड फाइबर है 3.9%, इसीलिए जो है इसे कैटल फीड के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। तो ये इसके जो है न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से जो है इसे बेवरेजेस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और जो है कैटल फीड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक न्यूट्रिशियस क्रॉप है और वाइडली ग्रो होने वाली क्रॉप है थ्रू आउट द कंट्री। बेसिकली कूलर रीजन्स और जो सेमी एरिड रीजन्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी वाला एरिया हो गया, या मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, हरियाणा में भी जो है इसे ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पे जो है ये ग्रो की जाती है। अब चलिए इसके न्यूट्रिशन लेवल के बाद बात करते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन की, डेटा के रिगार्डिंग बात करते हैं। विद इन द इंडिया जो डेटा है, देखिए विद इन द इंडिया जो अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया यूपी में है, सबसे ज़्यादा एरिया यूपी कवर करता है। देखिए ये जो डेटा है बार्ले के रिगार्डिंग, इट इज़ ऑफ 2005 to 6, 2005 और 2006 का जो डेटा है बार्ले का वो है, अभी तक का जो है ये डेटा है। अगर जो है इसका अपडेटेड
कुछ डेटा अपडेट होता है तो हम आपको जो है जल्द ही अपडेट करेंगे। पर फॉर नाउ आप ये डेटा जो है याद रख सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप जो है आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर अपडेशन होता है तो वो जो है आपको जितना जल्दी हो सके अपडेट किया जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस डेटा के रिगार्डिंग होते हैं तो वो आपको जो है अपडेट कर दिए जाते हैं। तो तब तक के लिए आप 2005 और 6 का जो डेटा है बार्ले के प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग वो आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बार्ले में एरिया में यूपी सबसे आगे है, और सेकंड नंबर पे राजस्थान है, और देन है एमपी मध्य प्रदेश। तो देखिए ये जो है एरिया में है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान देखिए प्रोडक्शन में सबसे आगे है, और यूपी सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, एरिया और प्रोडक्शन में जो है सेम स्टेट हैं, तीनों सेम स्टेट हैं, लेकिन प्रोडक्शन में जो है राजस्थान आगे है और यूपी सेकंड नंबर पे है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको अदर स्टेट्स जो है लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश आप याद रखेंगे, और प्रोडक्शन में याद रखेंगे कि राजस्थान पहले नंबर पे है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो देखिए पंजाब में प्रोडक्टिविटी जो है बार्ले की सबसे ज़्यादा है पंजाब में। और देखिए पंजाब में जो है राइस की प्रोडक्टिविटी पंजाब में ज़्यादा है, वीट की भी प्रोडक्टिविटी जो है वो पंजाब में ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जो है पंजाब तीनों जो अभी तक एग्रोनॉमिक क्रॉप मैंने आपको पढ़ाई हैं, राइस, वीट एंड बार्ले, तीनों में ही जो है पंजाब प्रोडक्टिविटी में आगे है। पंजाब के बाद जो है राजस्थान का है सेकंड नंबर पे, और देन यूपी है थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से जो है विद इन द कंट्री इंडिया में जो है बार्ले को ग्रो किया जाता है। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे जो है ग्लोबल लेवल पे इसके एरिया और प्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए ग्लोबल लेवल पे जो कंट्री लीड कर रही है अकॉर्डिंग टू 2006, जो 2006 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो कंट्री लीड कर रही है वो यूरोप है। यूरोप जो है लीडिंग कंट्री है, यूरोप लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एज वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो देखिए यूरोप जो है वो एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तीनों ही फील्ड में जो है यूरोप लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बार्ले के प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, देखिए एरिया में यूरोप सबसे आगे है, देन सेकंड नंबर पे एशिया है, और थर्ड नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में यूरोप सबसे पहले है, देन एशिया एंड देन अमेरिका। ठीक है, अगर देखिए प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में यूरोप सबसे आगे है, देन अमेरिका है, और फिर जो है तीसरे नंबर पे एशिया है। तो इस तरह से जो है बार्ले जो है वो ग्लोबल लेवल पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये था आपका बार्ले का डेटा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा मैं आपको हर नए टॉपिक में जो डेटा मैं आपको बताती हूँ वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एएफओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटा, जो भी डेटा हम आपको बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पेसिफिकली आपको वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि डेटा को आप जो है बार बार पढ़िए और याद रखने की कोशिश करिए। जितनी बार उसे आप रिवाइज करते हैं डेटा को स्पेसिफिकली पढ़िए, क्योंकि डेटा एक बार में जो है याद नहीं होता है, आपको बार बार जो है उसे रिवाइज करना पड़ता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बार्ले के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। देखिए मैंने आपको बताया था कि बार्ले जो है वो हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप मतलब ये जो है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाती है, या जो है टॉलरेट कर जाती है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को। देखिए ये जो टर्म है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका मतलब होता है कि जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो कॉमन प्लांट्स होते हैं वो जो है इसे बेयर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर सॉइल सैलाइन सॉइल है तो बार्ले जो है उसमें ईजिली ग्रो कर जाएगा, टॉलरेट कर जाएगा सैलिनिटी को। अगर जो है देखिए जो टेम्परेचर है वो एरिड टेम्परेचर है या जो है सेमी एरिड टेम्परेचर है, मतलब अगर रेनफॉल की डिफिशियंसी है, वाटर डिफिशियंसी है, वाटर स्कासिटी है, तो बार्ले जो है वाटर स्कासिटी की जो सिचुएशन होती है उसमें जो है विथस्टैंड कर सकता है, उसे टॉलरेट कर सकता है। प्लांट जो है वो विदर नहीं होगा, या जो प्लांट है वो जो है मरेगा नहीं। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर जो वाटर की डिफिशियंसी है या वाटर स्कासिटी है तो जो प्लांट्स हैं वो विदर होने लगते हैं, डाई होने लगते हैं। तो बार्ले जो है उसमें रेजिस्ट कर जाता है अगर वाटर स्कासिटी है या जो है एबनॉर्मल टोपोग्राफी है, जो टोपोग्राफी है वो अनइवन है, क्योंकि अनइवन टोपोग्राफी जो है बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
विथस्टैंड कर जाता है। देखिए बार्ले की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हैं वो सारी रिक्वायरमेंट हैं एज वीट। वीट के लिए जो टेम्परेचर जो है सुटेबल होता है वही सारी चीज़ें जो हैं बार्ले के लिए भी सुटेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वीट जो है ग्रो नहीं होता, लेकिन उन सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में फिर बार्ले को जो है ग्रो किया जाता है। तो बार्ले को जो है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेम एज वीट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 22-25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो वीट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। सॉरी, नॉट फॉर वीट, इट्स फॉर बार्ले, मतलब सेम एज वीट होगा। वीट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20-25 डिग्री सेल्सियस है, तो बार्ले के लिए भी जो है ये टेम्परेचर सुटेबल होगा। देखिए बार्ले जो है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट जो है प्रेफर करता है सेम एज वीट, और जो है देखिए वेल परफॉर्म करता है कूल क्लाइमेट में, क्योंकि रबी क्रॉप है तो कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट प्रेफर करता है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन जो होती हैं वो कंड्यूसिव नहीं होती हैं बार्ले के लिए। ठीक है, और बार्ले जो है वो फ्रॉस्ट और हेल स्टॉर्म के लिए जो है सेंसिटिव होता है, क्योंकि देखिए फ्रॉस्ट और हेल स्टॉर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग जो स्टेज होती है उसको सीवियरली जो है डैमेज करते हैं, और अगर फ्लावर्स डैमेज हो गए तो उसका सीधा इफेक्ट जो है हमारे ईल्ड पे पड़ता है। ठीक है, ग्रेन्स पे पड़ता है, तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बार्ले। तो बार्ले की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती हैं वो सेम एज वीट होती हैं, पर देखिए एक सर्टेन स्टेज में, अगर फ्लावरिंग स्टेज में देखिए अगर टेम्परेचर जो है वो रेज कर रहा है, राइज हो रहा है, तो जो फ्लोरेट्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस अगर देखिए फ्लावरिंग टाइम पे अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है, अराउंड 24 डिग्री से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, या अप टू 24 डिग्री भी पहुंचता है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लोरेट्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। तो इसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो फ्लोरेट्स होते हैं उनके नंबर्स में कोई भी जो है जो भी कमी जो है उनके नंबर्स में नहीं आती है, वो जो है उनका नंबर जो है वो डिक्रीज नहीं होते हैं। तो देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होना नेसेसरी है एट द टाइम ऑफ फ्लावर इनिशिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फेज होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की। जो फ्लावरिंग स्टेज होती है बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है। इस टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनका मेंटेन होना जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बार्लेज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स बार्ले के लिए चाहिए होती हैं ये सारी जो हैं जो हमने डिस्कस करी। नाउ विल मूव टू सॉइल रिक्वायरमेंट। जो है सॉइल की बात करेंगे कि सॉइल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं जो है बार्ले की। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि सॉइल के लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है कि बार्ले जो है सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग AFO में क्वेश्चन सॉल्ट टॉलरेंट के रिगार्डिंग जो है पूछा जाता है। मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हो, चाहे हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप हो, चाहे सेंसिटिव क्रॉप हो, तीनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है रेज होते हैं एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्रॉप जो आप पढ़ते हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वो सॉल्ट टॉलरेंट है या सॉल्ट सेंसिटिव है। अभी तक जो क्रॉप्स हमने डिस्कस की हैं उसमें मैंने पर्टिकुलरली जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं या हाई टॉलरेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में मेंशन किया है। तो वो चीज़ें जो है वीडियो में हम मेंशन करते हैं। अगर डॉक फाइल में वो चीज़ मेंशन नहीं है या PDF में मेंशन नहीं है तो वो चीज़ें जो है वीडियो में आपको बताई जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो देखिए जैसे जो सेंसिटिव क्रॉप है, मैंने एप्पल में आपको बताया था, एप्पल जो है वो सेंसिटिव क्रॉप है सॉल्ट के लिए, या जो है अदर क्रॉप्स जो हैं जो टॉलरेट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं। तो वो जो है ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सॉइल रिक्वायरमेंट की तरफ बात करते हैं। देखिए सॉइल जो है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है बार्ले ग्रो कर जाता है। जैसे वीट के लिए जो सॉइल्स चाहिए होती हैं वेल ड्रेन लोमी सॉइल जो है बार्ले प्रेफर करता है। पुअर ड्रेनेज वाली जो सॉइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल क्ले सॉइल्स या हैवी सॉइल्स, वो सॉइल जो है हार्मफुल होती हैं और जो है प्रेफरेबल नहीं होती हैं फॉर बार्ले कल्टीवेशन। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज प्रिफर्ड बाय बार्ले फॉर द बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ये पॉइंट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के लिए जो है ये टॉलरेटेबल है, लेकिन एसिडिटी के लिए जो है सेंसिटिव है। मतलब लो टेम्परेचर जो है ये प्रेफर नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके लिए बियॉन्ड 7 to 8 या 7 to 8.5 तक का भी टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर जाता है। ठीक है, तो देखिए
वेल ड्रेन फर्टाइल लोमी सॉइल जो है प्रिफर करता है विद 7 to 8 pH। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बारले अगर जो है हाई नाइट्रोजन का अमाउंट जो है अगर सॉइल में ऐड किया जा रहा है तो बारले में लॉजिंग की प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज होने लगती है। लॉजिंग मतलब कि प्लांट जो है वो टूट के गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के यूज से रेज होने लगती है बारले में। तो देखिए एक जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है नाइट्रोजन का सॉइल में ऐड किया जाता है बारले के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉइल फॉर बारले। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। है द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बारले। देखिए बारले जो है 3 तरह का जो क्लासिफिकेशन है, होडियम वल्गेर, होडियम डिस्टिकन और होडियम इरेगुलर। तो ये 3 तरह का है। देखिए इसमें सबसे पहले जो होडियम वल्गेर है ये 6 रो बारले से कहा जाता है। ये वाइडली ग्रोन होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है 6 रो बारले। देखिए आपने सुना होगा बारले में 6 रो बारले एंड 2 रो बारले। तो देखिए इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो जो है अरेंजमेंट ऑफ स्पाइकलेट होता है। अरेंजमेंट ऑफ स्पाइकलेट जो होता है, जो एक्सेस से आपको जब उसको व्यू करते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होता है 6 रो में वो डिफरेंट होता है और 2 रो में डिफरेंट होता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 6 रो बारले एंड 2 रो बारले। तो इनके जो अरेंजमेंट्स होते हैं स्पाइकलेट्स के, देखिए बारले का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है बारले का। तो जो उसमें स्पाइकलेट्स के अरेंजमेंट होते हैं उसके बेसिस पे इसे 6 रो और 2 रो बारले कहा जाता है। तो देखिए 6 रो बारले जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाइडली ग्रो किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री और ग्लोबल लेवल पे भी जो है 6 रो बारले को कमर्शियली यूज किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट ये जो है होडियम वल्गेर है। नेक्स्ट जो है होडियम डिस्टिकन, ये देखिए 2 रो टाइप बारले है ये, जिसमें मीडियम स्पाइक होते हैं। और देखिए लेट्स आर फर्टाइल, स्पाइकलेट्स आर देखिए ओनली द मीडियम स्पाइकलेट्स आर फर्टाइल ऑल्दो द लेटरल स्पाइकलेट्स आर इनफर्टाइल। तो देखिए इसमें जो स्पाइकलेट्स होते हैं उसमें जो मीडियम स्पाइकलेट्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और जो लेटरल्स होते हैं, लेटरल स्पाइकलेट जो होते हैं वो जो है इनफर्टाइल होते हैं। और देखिए दे पोजेस ऑल द फ्लोरल ऑर्गन, ऑल फ्लोरल ऑर्गन जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 6 रो 2 रो है ये इसके फ्लावर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है। तो ये था होडियम वल्गेर एंड होडियम डिस्टिकन। अब देखिए होडियम इरेगुलर, देखिए होडियम इरेगुलर जो है इसमें दिस इज एन इरेगुलर बारले विद टफ रेकिस। देखिए इसका जो रेकिस होता है वो टफ होता है और जो सेंट्रल फ्लोरेट्स होते हैं, सेंट्रल फ्लोरेट्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और जो लेटरल फ्लोरेट्स होते हैं आर रिड्यूस टू रेगुलर इन सम केसेस। तो उनमें जो है ये भी जो है जो इरेगुलर है इसके फ्लावर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 6 रो और 2 रो जो है टर्म फ्रिक्वेंटली बारले के रिगार्डिंग यूज किया जाता है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बारले के बारे में अदर स्पेसिफिकेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे सीजन की। देखिए बारले रवि क्रॉप है। तो ये रवि क्रॉप कब ग्रो की जाती है? रवि क्रॉप शो की जाती है अक्टूबर से नवंबर तक अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और रीजन टू रीजन जो है ये वेरी करते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग जो है बारले को ग्रो किया जाता है। तो देखिए बारले जो है जो रवि क्रॉप होती है, मतलब वीट के टाइम पे जैसे वीट जो है अक्टूबर टू नवंबर या लेट दिसंबर तक जो है शो किया जाता है जो है वैरायटी के अकॉर्डिंग कि अर्ली वैरायटी है या लेट शोन वैरायटी है या रेन फेड है या इरिगेटेड है। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है कि जो क्रॉप है उसे किस टाइम पे शो करना है। तो देखिए बारले की रिगार्डिंग बात करते हैं तो बारले को अगर रेन फेड है तो देखिए अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले जो है इसे शो कर दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, और अगर इरिगेटेड है तो इरिगेटेड को फर्स्ट या सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में लगाया जाता है। देखिए फोर्टनाइट का मतलब होता है जो 14th ऑफ नवंबर है, दिस इज फर्स्ट फोर्टनाइट, और सेकंड फोर्टनाइट जो है वो 14 दिन बाद जो दिन आएगा दैट इज सेकंड फोर्टनाइट। तो देखिए फर्स्ट फोर्टनाइट को या सेकंड फोर्टनाइट को जो है फोर्टनाइट के बाद जो है बारले को लगाया जाता है इफ इट इज इरिगेटेड। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया रेनफेड और इरिगेटेड बारले के बारे में बात। लेकिन अगर हिली एरियाज में या हिली जोन में इसे लगाया जा रहा है तो इसे अप्रैल और मई में लगाया जाता है
अप्रैल और मई, ठीक है, एज अ समर क्रॉप जो है इसे लिया जाता है इन हिली एरियाज। तो ये इसका जो है सीजन है। अब बात करते हैं सीड रेट के बारे में। देखिए सीड रेट के बारे में और स्पेसिंग के बारे में अगर कॉमनली बात की जाए तो इसका अगर जो है इरिगेटेड कंडीशन है तो 100 kg तक का सीड रेट पर हेक्टेयर इसमें लिया जाता है। और अगर रेन फेड कंडीशन है तो रेन फेड कंडीशन में जो है 80 से 100 kg तक का जो है इसमें पर हेक्टेयर सीड रेट लिया जाता है। और सीड रेट जो है, जो मेथड होते हैं इसको सीड को शो करने के, वो एज वीट होते हैं, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड या जो है ड्रिलिंग मेथड, ठीक है, या शीट शोइंग बिहाइंड द प्लो, ये सारे मेथड ही जो है इसमें अडॉप्ट किए जाते हैं। और सीड रेट जो है वो मेथड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में कंपैरेटिवली अदर मेथड जो है ज़्यादा सीड लिए जाते हैं। अगर सीड जो है लाइन शोइंग यूज़ की जा रही है या ड्रिलिंग यूज़ की जा रही है तो ड्रिलिंग में कंपैरेटिवली जो है जो सीड रेट होता है वो कम होता है। तो ये जो है कॉमन है। और इसमें जो स्पेसिंग ली जाती है वो 22.5 सेंटीमीटर ली जाती है इन इरिगेटेड कंडीशन और 22.5 टू 25 सेंटीमीटर ली जाती है इन रेनफेड कंडीशन। तो ये दो कंडीशन जो है यूज़ की जाती हैं, इरिगेटेड और रेनफेड। ये मोस्ट कॉमनली जो है वाइडली जो यूज़ होते हैं सीड रेट और जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो हम टेबल में जो डिस्कस करेंगे ये जो है डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, मतलब अर्ली शोइंग, लेट शोइंग, उन सब पे ये उन फैक्टर्स पे जो है ये टेबल डिपेंड करता है। तो जो कॉमन मैंने आपको बताया वो कॉमन है, जहाँ पे कोई भी कंडीशन सिर्फ इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड कंडीशन जो है अप्लाई होती है। अब जो हम टेबल डिस्कस करेंगे वो टेबल रिगार्डिंग होगा कि जो लेट शोइंग वैरायटी है या टाइमली शोइंग वैरायटी है, ठीक है, या उसका जो टाइम ऑफ शोइंग है वो कब रखा जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इरिगेटेड टाइमली शोइंग जो वैरायटी है, जो टाइम पे शो की जाती हैं, जब रवि सीजन स्टार्ट होता है तो उसका जो सीड रेट लिया जाता है वो 100 kg लिया जाता है, ठीक है। और इसका जो शोइंग टाइम है वो 10 से 25 नवंबर के बीच जो है इसे शो किया जाता है और स्पेसिंग ली जाती है 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर स्पेसिंग है फॉर इरिगेटेड टाइमली शोइंग बारले। नेक्स्ट वन है इरिगेटेड लेट शोन। देखिए इरिगेटेड लेट शोन में 125। देखिए जो लेट जो वैरायटी कोई भी क्रॉप जब लेट शो की जाती है तो जो सीड रेट होता है वो ज़्यादा लिया जाता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब कोई भी वैरायटी लेट शो की जा रही है तो जो उसकी जर्मिनेटिंग परसेंटेज होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है एज टाइम शोन वैरायटी। क्योंकि देखिए जो फेज होती है, जो टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलरली रवि सीजन में, जब देखिए स्टार्ट होता है रवि सीजन तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा से कम कम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि जो है रवि सीजन विंटर सीजन है, तो जब गर्मियाँ जो खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है और रवि सीजन जब स्टार्ट हो रहा होता है तो जो टेम्परेचर एक रवि सीजन में स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे जिस तरह से विंटर्स मंथ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रवि में जब कोई भी क्रॉप किसी भी सीजन में जब ग्रो की जाती है, अगर वो लेट शोन वैरायटी है तो सीड रेट जो है उसमें ज़्यादा लिया जाता है। तो देखिए जो इसका सीड रेट है 125 kg है। देखिए नॉर्मल सीड रेट से 25 ज़्यादा है। और ये जो है 26 नवंबर से 31 ऑफ दिसंबर के बीच शो की जाती है और इसमें स्पेसिंग ली जाती है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो है वो स्पेसिंग है। नेक्स्ट देखिए रेनफेड के लिए भी जो है नॉर्मल 100 kg लिया जाता है और ये भी जो है 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच शो की जाती है रेनफेड प्लेन्स में जो ग्रो की जाती है, ठीक है। और स्पेसिंग 23 सेंटीमीटर है। अब देखिए रेनफेड हिली रीजन में जो है 100 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग जो है सीड रेट लिया जाता है और 20 अक्टूबर टू 7 नवंबर के बीच 7th ऑफ नवंबर के बीच इसकी शोइंग की जाती है और 23 सेंटीमीटर जो है इसका सीड रेट है। तो इस तरह से जो है इसके जो सीड रेट है, स्पेसिंग है और टाइम ऑफ शोइंग जो है ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हिली जोन में जो क्रॉप ली जाती है वो अप्रैल टू मई में होती है। देखिए ये जो है कॉमन मैंने आपको बताया कि जो हिली रीजन्स होते हैं एवरेज बेसिस पे वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो की जाती है समर क्रॉप वो अप्रैल और मई में उसका जो सीजन है अप्रैल मई में जो है वो ली जाती है। यहाँ पे जो
रेन फेड हिली रीजन की बात हो रही है, मतलब रेन फेड जो रेन पे डिपेंड करता है, जो जिस सीजन में, उस सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं वो अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच शो की जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस है यहाँ पे, रेन फेड वर्ड जो है ऐड किया गया है हिली रीजन से पहले, और जो मैंने पहले आपको बताया इट इज ओनली हिली जोन, मतलब एक नॉर्मल एवरेज बेसिस पे लिया गया है कि हिली जोन में जो पर्टिकुलरली क्रॉप बारले की ली जाती है वो उसका सीजन कौन सा है, तो अप्रैल मई उसका सीजन है। फाइन, तो ये था सीजन और सीड रेट ऑफ बार्ले। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे बात करेंगे बार्ले की वेराइटीज के बारे में। ठीक है, देखिए वैरायटी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट जो बार्ले है 6 रो और 2 रो के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड होता है। तो बार्ले भी जो है, जो वैरायटीज़ होती हैं बार्ले के अंदर वो 6 रो और 2 रो वैरायटीज़ होती हैं, या हस्कलेस और हस्क वैरायटीज़ होती हैं। अगर हस्कलेस वैरायटी की बात की जाए तो देखिए करन 18 एंड 19, करन 18 एंड 19 जो है वो हस्कलेस वैरायटी हैं बार्ले की, और कुछ डुअल पर्पस वैरायटी हैं। डुअल पर्पस वैरायटी जो कंजप्शन के लिए एज वेल एज फॉडर पर्पस के लिए जो है यूज़ की जाती हैं, उन्हें डुअल पर्पस वैरायटी कहा जाता है। तो रत्ना, करण, करंट 10, करंट 5, ये सारी जो वैरायटी हैं ये डुअल पर्पस वैरायटी हैं बार्ले की। तो 6 रो और 2 रो के अकॉर्डिंग जो वैरायटीज़ हैं वो आगे जो है हम रीजन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो रीजन्स हैं मतलब रेनफेड एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए या इरिगेटेड एरिया में कौन कौन सी वैरायटी जो हैं वाइडली ग्रो की जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेनफेड की बात करते हैं, तो रत्ना वैरायटी। देखिए रत्ना वैरायटी राइस की भी वैरायटी होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि एक रत्ना जो है राइस में भी है अगर राइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, और रत्ना जो है बार्ले की वैरायटी भी है। तो देखिए जो रत्ना है 6 रो है, 6 रो मतलब जो अरेंजमेंट है स्पाइकलेट्स का वो 6 रो जो है 6 रोज उसमें हैं, और जो स्पाइकलेट्स में जो अरेंजमेंट होता है वो जो है शो होता है जब उसे जो है हेड पोर्शन से उसे देखा जाता है। तो देखिए 6 रो में जो रत्ना वैरायटी है वो एक हल्ड वैरायटी है, हल्ड मतलब जो उसका हस्क होता है, हल्ड वैरायटी। और ये जो है यूपी रीजन में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में जो है मोस्ट वाइडली जो है ग्रो की जाती है। इसका जो ईल्ड है देखिए 2.5 टू 3 टन पर हेक्टेयर जो है इसका ईल्ड है, ये ग्रेन ईल्ड है, मतलब इतना ग्रेन जो है इसका पर हेक्टेयर से ऑब्टेन किया जाता है रत्ना वैरायटी का। देखिए नेक्स्ट है विजय और आज़ाद। देखिए एमेरू, एमेरू जो है बेस्ट माल्ट पर्पस वैरायटी है। देखिए माल्ट से बियर, विस्की जो है ये सारे बेवरेजेस जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं माल्ट से। तो एमेरू को जो है माल्ट पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। तो दीज आर रेन फेड वैरायटी। जो भी रेन फेड वैरायटी के रिगार्डिंग जो है जो स्पेसिफिकेशन होते हैं कि कितना जो है इसमें स्पेसिंग ली जाती है, सीड रेट लिया जाता है, तो इन सारी वैरायटीज़ में वो सारी जो स्पेसिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अप्लाई होते हैं रेन फेड एरिया के लिए। नेक्स्ट जो है हिली एरिया। देखिए हिली एरिया के लिए जो वैरायटी है ये हिमानी वैरायटी, जो कि फॉर मीडियम टू लोअर हिल्स में ग्रो की जाती है और हार्वेस्ट होती है 140 टू 45 डेज में। देखिए 140 टू 45 डेज में हार्वेस्ट होती है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है 3 टू 3.5 टन पर हेक्टेयर जो है ग्रेन ईल्ड इसमें ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन डोलमा। डोलमा इस बार्ले की वैरायटी है, और ये भी जो है फेमस वैरायटी है, ये मीडियम टू हाई एलिवेशन पे बेसिकली ग्रो की जाती है। देखिए नेक्स्ट कैलाश वैरायटी है जो कि 6 रो वैरायटी है और हल्ड वैरायटी है, ये भी मीडियम टू लो एलिवेशन पे ग्रो की जाती है। तो ये हिली एरियाज में बेसिकली ग्रो की जाती है, क्योंकि एलिवेशन जो है वो हिली एरियाज में होते हैं, प्लेन्स में जो है वो सीधा सीधा प्लेन होता है। तो एलिवेशन जहाँ पे यूज़ हो मतलब वो जो है इस तरह से जो टोपोग्राफी होती है वो अनइवन होती है। तो बेसिकली हिमानी, डोलमा एंड कैलाश जो है वो हिली एरिया में ग्रो होने वाली वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए इरिगेटेड एरियाज में, देखिए रंजीत 6 रो वैरायटी सेमी डॉक वैरायटी है, और क्लिपर 2 रो वैरायटी है, ये भी माल्ट और ब्रूइंग के लिए यूज़ की जाती है। देखिए नेक्स्ट करण 18 एंड 19, ये इरिगेटेड एरियाज में है, और ऑल्सो जो करण जो वैरायटी है वो आपकी 18 और 19 हस्कलेस वैरायटी है। ज्योति देखिए 6 रो हल्ड वैरायटी है, तो ये जो है इरिगेटेड वैरायटीज़ हैं। तो देखिए वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, वैरायटी के रिगार्डिंग भी जो है कॉमनली किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में
वैरायटी के रिगार्डिंग कॉमनली क्वेश्चन जो हैं वो रेज होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज जो हैं वो स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं। तो ये थी वैरायटीज जो कि अकॉर्डिंग हिली रीजन, रेनफेड रीजन और इरिगेटेड रीजन के अकॉर्डिंग थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ पे स्टेट वाइज जो वैरायटी यूज़ की जाती हैं, देखिए यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, तो इन तीनों स्टेट्स में जो वैरायटी यूज़ की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पंजाब की जो है प्रोडक्टिविटी हाई है बारले में और यूपी में एरिया सबसे ज़्यादा है बारले का, ये मैं आपको डेटा वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ। तो देखिए पंजाब में जो वैरायटी यूज़ की जाती है ग्रो करने के लिए PL 419 रेनफेड कल्टीवेशन है पंजाब में, इसका किया जाता है PL 419 का, और PL 426 जो है वो इरिगेटेड है और टाइमली शोन वैरायटी है। ठीक है, तो ये दो वैरायटी हैं जो पंजाब में बेसिकली ग्रो की जाती हैं और एक रेनफेड है और एक इरिगेटेड है। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में HBL 316, ठीक है, गोपी नाम से ये रेनफेड वैरायटी है और टाइमली शोन है, रेनफेड है और रेनफेड के साथ साथ टाइमली शोन वैरायटी है। तो देखिए ये जो है HP में वाइडली ग्रो की जाती है HBL। अब देखिए यूपी की बात करते हैं तो यूपी में गीतांजलि नाम से K1145 जो वैरायटी है, ये जो है रेनफेड टाइमली शोन वैरायटी यूपी में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है 321 मंजुला। 321 मंजुला जो K321 मंजुला है, ये इरिगेटेड लेट शोन वैरायटी है यूपी की। और अगर देखिए K508 ये प्रगति नाम से है, ये इरिगेटेड टाइमली शोन वैरायटी है यूपी के लिए। अब देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज आपको वैरायटी इसलिए बताई जा रही है कि कई बार अगर स्टेट का एग्जाम है या कई बार स्पेसिफिक, जैसे यूपी जो स्टेट है, देखिए यूपी आपका शुगर केन में भी इसका प्रोडक्शन हाई है और देखिए एरिया में सबसे आगे है बारले के। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं, और देखिए यूपी ने वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी वेस्ट बंगाल को ओवरकम कर लिया है। तो ये कुछ जो स्पेसिफिक स्टेट होते हैं जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया या हरियाणा हो गया, तो ये स्टेट जो होते हैं ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट हैं, तो इनसे जो है इनके रिगार्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए आपको जो है कई बार जो स्पेसिफिक स्टेट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग वैरायटी आपको बताई जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि यूपी में पर्टिकुलरली बारले की कौन सी वैरायटी जो है वो ग्रो की जाती है, वाइडली ग्रो की जाती है। तो ये जो है 3 वैरायटी हैं जो यूपी में वाइडली ग्रो की जाती हैं बारले की। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए मेनली NPK अप्लाई किया जाता है बारले में, बट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन की या अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है इसे डोज को जो है डिवाइड किया जाता है। अगर देखिए इरिगेटेड बारले है तो इसमें 60, 30 और 20 के रेशियो में NPK को दिया जाता है। ठीक है, और अगर देखिए माल्ट पर्पस के लिए ग्रो किया जा रहा है, माल्ट मतलब जो अल्कोहल इंडस्ट्री में ब्रूइंग के लिए बियर विस्की प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए 30, 20 और 20 का रेशियो होना चाहिए। और अगर रेन फेड है तो रेन फेड में देखिए 40, 20 और 20 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, देखिए 20 आपको फोस्फोरस और पोटेशियम का याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें देखिए फोस्फोरस और पोटेशियम में एक जगह में 30 है इरिगेटेड में, बाकी देखिए पूरा 20 है, पोटेशियम तो पूरा 20 है तीनों में, और फोस्फोरस अगर इरिगेटेड है तो 30 है और बाकी में सारा जो है वो 20 है। देखिए यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है, नाइट्रोजन में इरिगेटेड में 60 और माल्ट पर्पस के लिए आधा कर दीजिए हाफ, एंड रेनफेड के लिए 40। ठीक है, तो माल्ट पर्पस के लिए जो है 20 60 से माइनस करेंगे तो 40 जो है नाइट्रोजन का डोज होगा रेनफेड के लिए। फाइन, अब देखिए जो ये डोजेज हैं इन्हें जो है स्प्लिट किया जाता है। अगर देखिए जो नाइट्रोजन का है जो 50% जो है इसकी बेसल डोज दी जाती है, और जो फोस्फोरस और पोटेशियम है इनकी डोजेस को स्प्लिट कर दिया जाता है। एक जो है स्टार्टिंग में दी जाती है जब क्रॉप को जो है शो किया जाता है जस्ट उसके बाद, और एक दी जाती है फर्स्ट इरिगेशन की एप्लीकेशन जब दी जाती है उस टाइम पे जो है अप्लाई किया जाता है फर्स्ट डोज को फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे। तो ये जो है इस तरह से स्प्लिट की जाती है फोस्फोरस की और पोटेशियम की। नाइट्रोजन की जो डोज होती है वो भी जो है स्प्लिट की जाती है। अगर लाइट सॉइल है तो नाइट्रोजन की डोज को स्प्लिट किया जाता है, ये इरिगेशन फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन के टाइम पे जो डोज है नाइट्रोजन की वो रेस्ट डोज जो है वो दी जाती है।
ठीक है। 50% बेसल डोज दी जाती है, मतलब पहले दी जाती है जब शोइंग की जाती है उसके बाद, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड इरिगेशन के टाइम पे नाइट्रोजन की डोज को दिया जाता है। तो इस तरह से जो है जिसमें न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन जो है वो दिया जाता है बार्ले में। तो ये था इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए इरिगेशन की। देखिए इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है किसी भी क्रॉप का, और इरिगेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू फेजेस अगर दिया जाए तो क्रॉप जो है बेटर रिस्पॉन्स करती है इरिगेशन के लिए। जैसे मैंने आपको राइस में और वीट में बताया कि क्रिटिकल स्टेजेस जो होती हैं जिस टाइम पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की वो हाई होती है, तो बार्ले में भी है। बार्ले इज़ अ हार्डी क्रॉप, बट एक स्टेजेस ऐसी होती हैं प्लांट में जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो देखिए जो बार्ले है इसमें अराउंड 2 to 3 इरिगेशन अप्लाई किए जाते हैं। 2 से 3 इरिगेशन जो है इसमें इसके नेसेसरी होते हैं, इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे वीट में 5 से 6 इरिगेशन मैंने आपको बताए, तो बार्ले में 2 से 3 इरिगेशन। अब देखिए इरिगेशन की जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर देखिए टू एप्लीकेशन है वाटर की, जो है 2 एप्लीकेशन है, तो पहली दी जाएगी आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन पे, जो कि 25 से 30 दिन आती है। 30 दिन के बाद शोइंग के 25 to 30 डेज आफ्टर शोइंग जो है ये स्टेज आती है क्राउन रूट इनिशिएशन की। तो अगर टू एप्लीकेशन है वाटर की तो एक CRI के टाइम पे दी जाएगी और सेकंड दी जाएगी पैनिकल इमरजेंस के टाइम पे, जो कि 65 to 75 डेज में आता है आफ्टर शोइंग। ठीक है। और ये तो है अगर 2 अवेलेबिलिटी है। अगर 1 अवेलेबिलिटी है, एक ही एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन दी जाएगी आपकी टीलरिंग स्टेज पे। टीलरिंग स्टेज जब 2-3 लीव्स होती हैं प्लांट में, वो टीलरिंग स्टेज होती है। ये आपकी आती है 35 to 40 डेज आफ्टर शोइंग। तो 35 to 40 डेज आफ्टर शोइंग के टीलरिंग स्टेज आती है। अगर सिर्फ एक एप्लीकेशन ही है वाटर की तो उसे टीलरिंग स्टेज के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, फाइन। तो ये 2 जो है अवेलेबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी जो वाटर अप्लाई होता है। बेसिकली जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 200 to 300 mm जो है बार्ले की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। अब देखिए इसमें जो वाटर की जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं प्लांट में वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सीडलिंग स्टेज जो होती है, सीडिंग स्टेज, स्प्राउटिंग स्टेज जिसे कहा जाता है, फर्स्ट जो है वो क्रिटिकल स्टेज होती है। एक्टिव टिलरिंग स्टेज, फ्लैग लीफ स्टेज और मिल्किंग एंड सॉफ्ट डो स्टेज। तो ये जो है क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। इनमें से जो वाटर होता है वो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज जो है वो टिलरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज है। ठीक है। तो मोस्ट क्रिटिकल है टिलरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज बार्ले के लिए वाटर एप्लीकेशन के लिए। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है बार्ले के रिगार्डिंग, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। देखिए वीड मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है किसी भी क्रॉप की, क्योंकि वीड जो होती हैं ये जो है प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, सप्रेस करती हैं प्लांट की ग्रोथ को, और जो है इन्फेस्टेशन को कॉज करती हैं क्रॉप के लिए। तो देखिए वीड जो है अगर जो फर्स्ट वीडिंग की जाती है अप टू 30 डेज में, 30 डेज के बाद जो है एक वीडिंग की जाती है। इट कुड बी मैनुअली और बाय दी वीडीसाइड। बेसिकली जो है मैनुअल मेथड जो है प्रेफर किया जाता है वीडिंग के लिए, क्योंकि 30 डेज के बाद जो वीड जो है इमर्ज होती हैं दे आर बेसिकली माइल्ड वीड्स, मतलब जो है उन्हें मैनुअली जो है इजीली पिकअप करना इजी होता है। देखिए उसके बाद ये मैनुअल मेथड होता है, मैनुअली जो है वीड को पिक किया जाता है और फील्ड से रिमूव किया जाता है। अब देखिए जो वीडिसाइड जो है यूज़ किए जाते हैं बार्ले में, अगर पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड की बात की जाए, पोस्ट इमरजेंस का मतलब होता है जब वीड जो है इमर्ज हो जाती है, मतलब फील्ड में जो है ग्रो हो जाती है, उसके बाद आइसोप्रोट्यूरॉन को यूज़ किया जाता है 0.75 kg पर हेक्टेयर प्लस 0.5 kg ऑफ 2,4-D, इन दोनों की डोज बनाई जाती है और इसे यूज़ किया जाता है जिस टाइम पे प्लांट में 3-5 लीफ स्टेज में जब प्लांट होता है उस टाइम पे जो है इसे यूज़ किया जाता है, और ये जो है पोस्ट इमरजेंस है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता ये बात जो है आपके लिए, जो आइसोप्रोट्यूरॉन है वो और 2,4-D जब यूज़ किया जाता है तो ये पोस्ट इमरजेंस यूज हार्बिसाइड्स होते हैं
जो इमर्ज होने के बाद यूज किए जाते हैं, ठीक है। और 2,4-D जो है इंडिविजुअली ब्रॉड लीव्स, जो ब्रॉड लीव के जो ब्रॉड लीव वीड्स जो होती हैं, जिनकी लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होती हैं, उनके लिए इंडिविजुअली 2,4-D जो है यूज किया जाता है। तो ये था आपका पोस्ट इमर्जेंस। नाउ पेंडिमेंथिलिन यूज किया जाता है 1 kg पर हेक्टेयर प्लस 1 हैंड वीडिंग जो है की जाती है। तो ये जो है, जो पेंडिमेंथिलिन है, ये प्री इमर्जेंस है, मतलब इमरजेंस से पहले की जाती है, जो वीडिंग की जाती है या वीडिसाइड अप्लाई किए जाते हैं, उस समय जो प्लांट है वो इमर्ज नहीं होता है, तो उसे वो जो है पेंडिमेंथिलिन यूज किया जाता है प्री इमर्जेंस, ठीक है। तो ये दो वीडिसाइड्स हैं, 2,4-D, पेंडिमेंथिलिन और आइसोप्रोट्यूरॉन, जो यूज किए जाते हैं बार्ले में अकॉर्डिंग टू इमरजेंस ऑफ द क्रॉप, ठीक है। क्रॉप की इमरजेंस या वीड्स की जो इमरजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये यूज किए जाते हैं फील्ड में। तो ये था वीड मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। देखिए बार्ले जो है वो एज अ मिक्स क्रॉप जो है यूज किया जाता है विद चिकपी, पी, मस्टर्ड, लिंसीड एंड लेंटिल। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन में मतलब 1 to 2 या 2 से 3 क्रॉप्स को जो है मिक्स किया जाता है, और फील्ड में अकॉर्डिंग टू देयर जो मतलब जिनका जो हैबिटेट है वो एक दूसरे के लिए जो है काउंटर क्रिएट नहीं करता, मतलब एक दूसरे की ग्रोथ पे जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है, उस तरह से क्रॉप्स को लिया जाता है, सेम सीजन की क्रॉप को, और फिर जाके उनको जो है मिक्स क्रॉपिंग में उनका एक क्रॉपिंग पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो है मिक्स क्रॉपिंग में चिकपी, मस्टर्ड, लिंसीड, लेंटिल जो है ये सुटेबल क्रॉप्स होती हैं बार्ले के साथ ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये मिक्स क्रॉपिंग है। नॉर्मल जो क्रॉपिंग पैटर्न में जिसमें जो है बार्ले को लिया जाता है वो राइस बार्ले या ज्वार बार्ले, मतलब राइस के बाद बार्ले को लगाया जाता है। जैसे राइस वीट था, तो जिन एरियाज में वीट ग्रो नहीं होता वहाँ पे राइस के बाद बार्ले को लगाया जाता है, ज्वार के बाद बार्ले को लगाया जाता है, देन बाजरा एंड बार्ले, कॉटन एंड बार्ले, मतलब कॉटन की जब हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद बार्ले को शो किया जाएगा, एंड ब्लैक ग्राम प्लस बार्ले, ब्लैक ग्राम को जब ग्रो किया जाएगा उसके बाद बार्ले की शोइंग की जाएगी। तो ये कुछ पैटर्न हैं जो फ्रिक्वेंटली बार्ले में प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब क्रॉपिंग सिस्टम के बाद बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। देखिए हार्वेस्टिंग जो है सेम एज वीट होती है, कंबाइंड हार्वेस्टर यूज किया जाता है या मैनुअली रीपिंग की जाती है। तो या तो रीपिंग की जाती है या कंबाइंड हार्वेस्टर को टाइम सेव करने के लिए यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फार्मर्स प्रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग जो है जो हार्वेस्टिंग मेथड होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। नाउ विल मूव टू ईल्ड। देखिए ईल्ड जो होती है बार्ले की, अगर ग्रेन ईल्ड है तो एवरेज 3 to 3.5 टन पर हेक्टेयर है, और जो स्ट्रॉ है वो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर है। ग्रेन ईल्ड 3 to 3.5 टन है और स्ट्रॉ जो है वो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर जो है इसकी ईल्ड है, ठीक है। तो ये दो ईल्ड जो है ये बार्ले की है, ग्रेन एंड स्ट्रॉ ईल्ड। आप देखिए स्टोरेज, देखिए जब बार्ले को अगर स्टोर किया जाता है तो उसके लिए जो मॉइस्चर होता है ग्रेन में वो 10 to 12% मॉइस्चर जो है होना चाहिए ग्रेन में। इससे ज़्यादा अगर मॉइस्चर होगा तो फंगल डिजीज कॉज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो मॉइस्चर लेवल 10 to 12% होना चाहिए जब ग्रेन को स्टोर किया जा रहा है, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट बार्ले का जो हमने डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ बार्ले, अबाउट द variety of barley. So the module 3rd has been completed here. जो module 3rd है वो complete होता है। Now next module